नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार और द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं थोड़े धन की। दोस्तों, जब मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिल्ली में भयानक ठंडक है और वास्तव में रजाई से बाहर निकलने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अपने दर्शकों के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स, कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बताया जाए जो उनके पोर्टफोलियो में थोड़ी गर्माहट लाए। तो साल 2025 में हमने अपने रिसर्च के माध्यम से ये पता करने की कोशिश की कि कौन-कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स में ऐसे कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि रिकमेंडेशन देना कानूनी रूप से गलत है अगर आप सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हैं। लेकिन हमारा जो प्रयास है वो ये है कि हम आपको एक सोचने का जरिया प्रदान करें और आप उसके बेसिस पर अपना रिसर्च स्वयं करें और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। ऑफ कोर्स, जब पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी पड़ेगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सेक्टर हमने चूज किया है वो है रियल एस्टेट। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सेक्टर ने पिछले 2 सालों में जो निफ्टी रियल्टी का जो सेक्टर है वो 145% यानी लगभग 150% का रिटर्न दिया है। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में जैसे जैसे आमदनी बढ़ रही है और एक रिच क्लास पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है, वो लगातार फ्लैट्स खरीद रहा है। दुनिया के बड़े ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने और भारत के प्रोमिनेंट ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल के एनालिस्ट्स का मानना है कि रेमंड रियल्टी एक प्रॉमिसिंग पिक हो सकता है 2025 के लिए। और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेमंड रियल्टी का जो सितंबर तिमाही का जो नेट प्रॉफिट है वो 203 करोड़ से बढ़कर 476 करोड़ हो गया है, यानी डबल से भी ज्यादा। यह ग्रोथ इस कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस और तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट मार्केट को दर्शाती है और रेमंड का तो नाम है ही है। रियल्टी सेक्टर में जो दूसरा स्टॉक हमने चूज किया है या जो हमें रिसर्च में पता चला वो है शोभा डेवलपर्स। इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। यह बेंगलोर की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है और यह कंपनी अपने प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और भरोसेमंद एग्जीक्यूशन के लिए फेमस है। और अगर बात करें लग्जरी सेगमेंट की तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसे पहले लोधा डेवलपर्स के नाम से भी जाना जाता था, ने एक खुद को एक शानदार नाम के रूप में स्थापित कर लिया है। और देश में आपको एक बात जानकर के हैरानी होगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के कंपैरिजन में जो लग्जरी सेगमेंट है उसकी डिमांड और उसकी जो ग्रोथ है काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इस कंपनी का फोकस लग्जरी और प्रीमियम प्रॉपर्टीज के एग्जीक्यूशन पर है, जो 2025 में एक बड़ी ग्रोथ दे सकती है। और दूसरी बात एक ये भी है कि ये जो स्टॉक्स है इनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा नहीं है और हाउसिंग की जो स्टोरी है, जो रियल एस्टेट की स्टोरी है, एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, इसलिए ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अब कहीं जाइए मत। अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरे और सॉलिड सेक्टर के बारे में। और ऐसी और भी कई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, दूसरा सेक्टर है आईटी सेक्टर। अब बात करते हैं पिछले कुछ समय से कि आईटी सेक्टर कंसोलिडेशन की स्थिति में था, लेकिन अब ये उससे बाहर निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ये सेक्टर भारतीय और ग्लोबल इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इससे किसी को कोई शक नहीं है। इसमें एक और पॉजिटिव बात यह भी है कि अमेरिका में ट्रंप सरकार के आने के बाद वहां की इकोनॉमी के बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जब अमेरिका की इकोनॉमी तेजी पकड़ती है तो इसका सीधा फायदा आईटी कंपनियों को मिलता है,
क्योंकि कंपनियां आईटी डेवलपमेंट पे अच्छा खासा खर्च करती है, इससे उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो एनालिस्ट्स ने इस सेगमेंट में खास तौर पे इंफोसिस, एचसीएल और कोफोर्ज को लेकर काफी बुलिश नजरिया बताया है। इंफोसिस टेक्नोलॉजीज अपनी डिजिटल सर्विसेज में बढ़त और मजबूत क्लाइंट बेस के लिए जानी जाती है। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने पिछले कुछ समय में शानदार परफॉर्मेंस किया है और उसकी खासियत है उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और क्लाउड टेक्नोलॉजी में उसकी जबरदस्त पकड़। और तीसरी जो एक बहुत बेहतरीन कंपनी जिसको कि एनालिस्ट ने चूज किया है वो है कोफोर्ज, जो पहले एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था और मिड कैप आईटी में एक बड़ा नाम बनकर उभरा है। उसका फोकस बीएफएसआई और ट्रैवल सेगमेंट पे है। तो अगर आप ग्रोथ के साथ साथ इनोवेशन वाले सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर पर भी आपकी नजर साल 2025 में जरूर होनी चाहिए। और अगर आपने हमारा ये चैनल अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो अगला सेक्टर हम बताने जा रहे हैं वो भी काफी शानदार है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे सेक्टर की और ये है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, चाहे वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या व्यापार को बढ़ावा देना हो या लोगों को लोन या सेविंग्स की सुविधाएं देना हो। बैंकिंग हर स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल बैंकिंग सेक्टर पर खास नजर रखनी चाहिए। सबसे पहला नाम इसमें जो हमने चूज किया है या जो एनालिस्ट बता रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक। यह बैंक कुछ सालों से शानदार प्रदर्शन कर रहा है और इसके मजबूत बैलेंस शीट और डिजिटल इनोवेशन इसे और आगे ले जाने वाले हैं। चार्ट पर भी अगर आप इसे देखें तो काफी शानदार दिख रहा है, जो बुल ट्रेंड है बिल्कुल क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट में इतनी गिरावट पर भी ये गिरने का नाम नहीं ले रहा है। यह इसके मजबूत रिलेटिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है। पिछले 6 महीनों में अगर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। बैंकिंग सेक्टर में हमने आपके लिए एक और बेहतरीन पिक चूज किया है और वो दूसरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। जैसा कि इसने पिछले साल भी अच्छा प्रदर्शन किया था और इस साल भी इसकी मजबूत रिटेल और कॉरपोरेट लोन ग्रोथ इसे और आगे की ओर ले जाएगी। और सोने पर सुहागा ये कि अभी ये अपने सपोर्ट की तरफ है, जबकि एसबीआई ने अभी फिलहाल थोड़े बहुत ग्रोथ गिरावट का सामना किया है क्योंकि मार्केट में ओवरऑल गिरावट है, लेकिन इसकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। बैंक ने अपने ग्रॉस एनपीए परसेंटेज को घटाकर 2.24% से और नेट एनपीए को 0.57% तक ले जाने में सफलता पाई है, जो इसकी मजबूत प्रबंधन रणनीतियों को दर्शाता है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी जानकारी? अब हम आपको एक ऐसे सेक्टर में ले जा रहे हैं जो काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और ये सीधे सीधे इंडिया के डेवलपमेंट की स्टोरी है। जी हाँ, ये चौथा और आखिरी सेक्टर है कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में फाइनेंशियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसी के कारण ये सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इस सेक्टर में जो दो नाम एनालिस्ट ने बताया है वो है, उसमें जो पहला नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। लगातार इनोवेशन और रिटेल सेगमेंट में इसकी मजबूत पकड़ इसे एक शानदार निवेश विकल्प बनाती है। पिछले 6 महीनों में मोतीलाल ओसवाल के शेयरों में 80% की वृद्धि हुई है, जो इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की औसत सीएजीआर
ग्रोथ पिछले 5 वर्षों में लगभग 52.7% की रही है। यह वृद्धि मुख्य रूप से कंपनी की मजबूत वित्तीय प्रगति और बाजार में उसकी स्थिति के कारण बनी हुई है। दोस्तों, जो दूसरा स्टॉक हमने चूज किया है वो है भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डिजिटल और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स के कारण बीएसए ने हाल के सालों में अपनी पोजीशन पहले के तुलना में काफी मजबूत की है और पिछले 5 महीने में इसका असर यह है कि प्राइस इसका दुगना हो गया है। दोस्तों, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। लेकिन इस साल जो आपका फोकस होना चाहिए वो क्वालिटी नेम्स पर होने चाहिए। ये साल कैपिटल प्रोटेक्शन का है, आक्रामक होने का नहीं है। निवेश में थोड़ा समझदारी भरा रवैया रखिए, समझदारी से अपने स्टॉक्स चुनें और लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें ये भी बताएं कि आपको किस स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए। देखिए, हमारे चैनल का नाम द एक्सप्लेनर है और हम रिसर्च करके आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।